हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई, किन तरंगदैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है कमरे के ताप पर। ये उसके अणु हो गए। कमरे का ताप मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कमरे के ताप पर हाइड्रोजन के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दरअसल वो अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में होते हैं, अर्थात n बराबर 1 में। तो पहली चीज ये है, मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु में दो ऊर्जा अवस्थाएं कुछ इस तरीके से हैं। निम्न ऊर्जा अवस्था को E1 बोल देते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था को E2 बोल देते हैं। मान लेते हैं कि इधर से एक हम फोटोन डालते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में है। तो अगर इस फोटोन की जो ऊर्जा है E, वह बराबर होती है E बराबर E2 माइनस E1 के संख्यात्मक मान के। ऐसी स्थिति में यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इस फोटोन को सोख करके उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई nवां कक्ष है। ऐसी स्थिति में उस nवें कक्ष के लिए ऊर्जा का मान दिया जाता है, अर्थात En बराबर -13.6/n² के बराबर। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं को बनाएं, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, विभिन्न n मानों को यहाँ इस सूत्र में रखते जाएं, तो यहाँ n बराबर 1 के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 कक्ष की जो ऊर्जा होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 में जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी -0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम प्रथम कक्ष और द्वितीय कक्ष इन दोनों के बीच में ऊर्जा के अंतराल को निकालें, तो यह होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऐसे ही अगर हम तृतीय कक्ष एवं प्रथम कक्ष के बीच में ऊर्जा अंतराल को निकालें, तो वह होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा चतुर्थ कक्ष एवं प्रथम कक्ष के बीच में जो ऊर्जा अंतराल आता है वह आता है 12.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन परमाणु को, जो कि अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था में है अर्थात n बराबर 1 में, उसको अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं, तो वह n बराबर 1 से n बराबर 2 में चला जाएगा। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं तो वह n बराबर 1 से n बराबर 3 में चला जाएगा। ऐसे ही बाकी स्थितियों को समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम ऊर्जा अंतराल को निकालें, तो 12.09 माइनस 10.2। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की हमारे पास में पुंज है। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं E है, तथा हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु है कुछ इस तरीके से। अब होगा ये कि यह इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि एक पुंज है, यह इस हाइड्रोजन परमाणु से आके टकराएगा। तो टकराव के पश्चात जो यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो कि E है, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। प्रथम हिस्सा तो यह हाइड्रोजन परमाणु को मिल जाए, उसे बोल देते हैं E1 प्लस। द्वितीय हिस्सा जो होगा उस ऊर्जा का, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही कुछ ऊर्जा लेकर चला गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो E1 प्लस E2 है वह E के बराबर है। अब जो यह हाइड्रोजन को E1 ऊर्जा मिला है, यह हाइड्रोजन में भी दो हिस्सों में बढ़ता है। पहला तो हो सकता है कि यह E1 ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन से मिला है वह हाइड्रोजन परमाणु की गतिज ऊर्जा में चला जाए। दूसरा हिस्सा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में चला जाए, अर्थात निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में। मान लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में ऊर्जा मिल सकती है हाइड्रोजन परमाणु को वह E3 है, तथा संक्रमण में जो ऊर्जा मिल सकती है वो E4 है। ऐसी स्थिति में हम E3 प्लस E4 को लिखते हैं E1 के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि E4 अर्थात संक्रमण में मिलने वाली सब ऊर्जा का अधिकतम मान कितना है, तो वह लिया जाता है स्वयं E के बराबर। अर्थात उस स्थिति में जब संक्रमण के लिए ऊर्जा अधिकतम मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु को गतिज ऊर्जा मिला है वह 0 है, तथा जो इलेक्ट्रॉन है वह भी 0 गतिज ऊर्जा लेके जा रहा है। प्रारंभिक स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके आ रहा है वो सारी की सारी ऊर्जा हम मान लेते हैं कि संक्रमण में चली गई। अर्थात यहाँ पे जो संक्रमण के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा हमें मिल सकती है वह है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक से अधिक तीसरे कक्ष तक आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए उसके पास ऊर्जा होनी चाहिए 12.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात यहाँ पे संक्रमण जो भी हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक n बराबर 3 में जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी के लिए n बराबर 3 में चला गया है। n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में जाए, लेकिन 3 के ऊपर नहीं जा सकता है। अगर वो n बराबर 2 में जाता है तो वो वापस भी लौटेगा। ऐसी स्थिति में जो यहाँ से विकिरण उत्सर्जित होगा, मान लेते हैं कि उसका तरंगदैर्ध्य λ1 है, तथा n बराबर 3 में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके वापस आने के दो तरीके हैं। या तो वो सीधे आ जाए, मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति में जो विकिरण उत्सर्जित हुए हैं उसका तरंगदैर्ध्य λ2 है, अथवा वो पहले इसमें आए तब इसमें आए। मान लेते हैं कि n बराबर 3 से n बराबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य जो है वो λ3 है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी वही इसकी तरंगदैर्ध्य होगी, अर्थात λ1। तो यहाँ पे हमें तीन तरंगदैर्ध्य देखने को मिलेंगे।
लैम्डा 1, लैम्डा 2 तथा लैम्डा 3। यही श्रेणी है जो हमें प्राप्त होगी। यहाँ पे हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी भी फोटॉन के अगर हम तरंगदैर्ध्य को लिखें एंगस्ट्रॉम में, तो वह लिखा जाता है 12400 बटा ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सूत्र बहुत जरूरी है, इसे आप याद रखें। ये किसी भी फोटॉन के लिए होता है, उसकी तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा के बीच में संबंध के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा 1 का मान लिखें तो वह हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे माना है n बराबर 2 से n बराबर 1 में, तो n बराबर 2 और 1 के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है वह यहाँ पे हमने जैसा कि पहले निकाला है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ लिखेंगे 12400 बटा 10.2, ये आपको एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। जब आप इसकी गणना करते हैं तो आपको मिलता है 1215.7 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसी तरीके से आप लैम्डा 2 का मान लिख सकते हैं 12400 बटा इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आता है। 3 से 1 में आने की जो ऊर्जा अंतराल है वो है 12.09, तो यहाँ पे लिख देंगे 12.09। जब इसकी गणना करते हैं तो आपको मिलता है 1025.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ऐसे ही लैम्डा 3 का अगर मान लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 12400 बटा लैम्डा 3, जो कि तब का तरंगदैर्ध्य जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके बीच का अंतराल है 12.09 माइनस 10.2, अर्थात 12.09 माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में। जब इसकी गणना आप करते हैं तो आपको मिलता है 6260.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो यहाँ पे हमें 3 तरंगदैर्ध्य की श्रेणी मिलने वाली है। तरंगदैर्ध्य हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।